प्यारे बच्चों, आपको स्नेह एवं प्रेम। आप उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको जो हमारा इतिहास का जो पहला चैप्टर चल रहा था, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके हम आप अंतिम पड़ाव पर हैं। उसका लास्ट टॉपिक मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने परसों वाले टॉपिक में मैंने इसको 6 टुकड़ों में जो है मैं 7 टुकड़ों में बांट दिया है। 7 इसके टॉपिक मैंने बनाए थे। इससे पहले मैंने आपको 6 टॉपिक समझा के जो है उसमें होमवर्क भी आपको दिया था। अब मैं आपको इस चैप्टर के जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में आपको समझाऊंगा और उसके बाद फिर ये हमारा पहला चैप्टर इतिहास का समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक की बात करता हूँ। आज हम समझाएंगे आपको राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो परसों मैंने आपको राष्ट्र राज्य बताए थे, उसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण और ब्रिटेन की अजीब दास्तान। मतलब इटली का एकीकरण जोसेफ मेज़नी और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क, और इंग्लैंड में जो है बिना किसी खून खराबे के एक गौरवमयी क्रांति कह सकते हैं उसे हम, इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की। तो अब हम यहाँ पर से आगे चलेंगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फ्रेडरिक सारियो ने जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने निरंकुश शासकों को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गणराज्य बनाने का उसने एक सपना देखा था, जिसे उसे अपने चित्रों द्वारा जो है उसको प्रस्तुत किया था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी कि कोई राष्ट्र, अब राष्ट्र अगर बन गए, सभी देशों ने राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो है व्यवस्था परिवर्तन किया, निरंकुश शासकों को जो है जड़ से उखाड़ फेंका और अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और क्रांतिकारी के नाम पर जो है अपने देश को राष्ट्र बनाने के लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया। तो कोई भी राष्ट्र जो है, किसी शासक को, अगर कोई शासक है, कोई सम्राट है, उसको आप एक चित्र या एक मूर्ति द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई राजा है, कोई सम्राट है, तो उसको आप बढ़िया तरीके से एक चित्र द्वारा जो है, हम सम्राट जैसे अशोक है या जो भी आपके राजा महाराजा हैं, उनको आप एक चित्र या एक मूर्ति द्वारा जो है अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए, एक राष्ट्र को हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो 18वीं और 19वीं सदी में जो है कलाकारों ने जो है राष्ट्र का मानवीकरण करके राष्ट्र को एक मानव का मानवीकरण करके एक मानवकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक चित्र द्वारा, मतलब एक देश को हम उसको हम एक चित्र द्वारा भी जो है चित्रित कर सकते हैं, जैसे वह कोई व्यक्ति हो। समझ गए? तो उस समय जो है राष्ट्र को, एक राष्ट्र अगर है जिसकी एक भौगोलिक सीमा है, जिसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय के लोग रहते हैं, तो आखिर उस राष्ट्र को आप कैसा भावनात्मक रूप से आप उसको जोड़ेंगे? तो उस समय जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। जब हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी तो उस समय जो है तो नारी को चुना गया, राष्ट्र का दृश्य जो है, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की एकता, अखंडता को जो है एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो कोई नारी नहीं थी, वो कोई नारी, कोई खास महिला नहीं थी, बल्कि उसको नारी का रूप, एक प्रतीकात्मक रूप में जो है उसको प्रस्तुत किया गया। ये जो विचार है, अमूर्त विचार है। आखिर नारी को ही क्यों चुना? सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि नारी जो होती है दयालु होती है, उसमें स्नेह होता है, प्रेम होता है, और उसमें वो बहुत कष्टकारी भी होती है, संघर्ष करती है। तो एक राष्ट्र का दृश्य तब जाके जो है उसको एक नारी का रूप प्रदान किया गया, एक नारी के रूप में, एक नारी की छवि के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से जो है
उसको जो है राष्ट्र का, नारी को जो है राष्ट्र का रूपक बनाया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, फिर 1830 के बाद भी, फिर 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद बना था वहाँ पर भी हमने एक क्रांति देखी थी, क्रांति पढ़ी थी। तो उस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणराज्य जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। मतलब उनके नारी के जो आदर्श है उन विशेष उनके प्रतीकों में जो है, वस्तु में उनको प्रस्तुत किया गया, व्यक्त किया गया। आपको याद होगा उसमें जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, इंसाफ को जो है महिला को जो है महिला के रूप में जो है एक प्रतीकात्मक, एक इंडिकेटर के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया, जिसकी आंखों में क्या नाम कहते हैं पट्टी बंधी हुई है, हाथों में तराजू लिए हुए हैं। तो ये सब जो है मतलब नारी को जो है राष्ट्र का रूपक बनाने का एक प्रयास किया गया था। तो उसी प्रकार तो नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने जो है 19वीं सदी में किया, क्योंकि जब राष्ट्र राज्य बन गए, जब विभिन्न देशों में व्यवस्था परिवर्तन हो गई, तो उसमें फ्रांस में जो है एक लोकप्रिय ईसाई नाम इसको दिया गया मारियान। मारियान कोई नाम मतलब एक महिला, उसको एक नाम दिया गया, मतलब जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। तो ये मारियान की जो ईसाई जो ये नाम है, इस मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जहाँ जहाँ पर आपके चौराहे हैं वहाँ पर लगाई गई। जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, मतलब लोग उस चौराहे पर जब इस प्रकार की नारी का रूप मारियान की जब इस प्रकार के चित्र चौराहों पर लगाए गए, तो ताकि लोग याद कर सकें, ताकि पीढ़ी जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो समझ सकें कि कैसे जो है राष्ट्र का रूपक को जो है राष्ट्र बनाया गया है। और तो मारियान को जो है इस प्रकार से एक जो उसमें उसके चित्र को, उसकी छवि को सिक्कों में, डाक टिकटों में, मुद्राओं में जो है अंकित किया गया। तो ये तो बात थी। तो इस प्रकार से जो है फ्रांसीसी क्रांति में वो नाम था मारियान। उसी प्रकार जर्मनी में जो है जर्मन राष्ट्र का जब एकीकरण हुआ, जब जर्मन राष्ट्र बना, तो वहाँ पर उसको जर्मनिया जो था उसको नारी रूपक बनाया गया। उसका नाम जो है जर्मनी में जर्मनिया रखा गया, मतलब फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मनिया। तो क्योंकि जर्मन जो था बलूत वीरता का प्रतीक है, तो जो मतलब बलूत जो वृक्ष है उसमें वीरता का प्रतीक है। तो उसमें जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, मतलब उसके जो बलूत, उसको एक जर्मनी के लोगों ने जो है उसको अलग अलग रूप में देखा। टूटी हुई बेड़ियाँ मतलब आज़ादी मिलना, और बाँझ छाप और कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट, मतलब जर्मनिया को जो है बलूत के पत्तियों का मुकुट उसके उसमें लगाया गया था, जो बहादुरी का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी, और जैतून की डाली शांति की चाह, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। तो ये 1848 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये मतलब काला, लाल और सुनहरा जो तिरंगा था ये उदारवादियों का था। उदारवादी कौन थे आपको मैंने बता रखा है। और उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की सूत्रपात। तो ये सब जो था ये था राष्ट्र का दृश्य। मतलब इसमें जो है महिला को जो है जर्मनिया, इसको आप यही समझना है कि जब मतलब जर्मनी में जर्मनिया, और क्या नाम कहते हैं फ्रांस में जो है मारियान को जो है राष्ट्र का के रूप में जो है प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया। क्योंकि महिला का रूप इसलिए दिया गया, कोई एक अमूर्त विचार है, ये महिला को इसलिए दिया गया था क्योंकि महिलाएं जो होती हैं श्रद्धालु होती हैं, दयालु होती हैं, एक राष्ट्र को एक माँ के रूप में समर्पण करना, जैसे हम कहते हैं भारत माता। तो हमारा भारत भी जो है माँ के रूप में जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो भारत देश जो हमारा इंडिया जो कंट्री है उसको हम भारत माता कहते हैं। तो माँ का दर्जा देने से मतलब क्या होता है कि एक अलग प्रकार की मतलब क्या नाम कहते हैं भावनाएँ आती हैं और एक सेंटिमेंट आता है। तो इस तरह से जो है नारियों को जो है राष्ट्र का रूपक बनाया गया है। तो ये तो था राष्ट्र, मतलब इसमें ये दृश्य कल्पना यानी किसकी, महिला की, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब उसके बाद अंतिम टॉपिक है साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जो अंतिम जो पड़ाव है, अब इसको हम समझा रहे हैं। तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद वह आदर्शवादी
जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। मतलब 19वीं सदी का अगर हम लास्ट टाइम देखते हैं, मतलब जब लास्ट 19वीं सदी समाप्ति की ओर थी, तो जिस प्रकार का राष्ट्रवाद का जो आदर्श जो गुण था वो नहीं रहा। मतलब राष्ट्रवाद एक सीमित संकीर्ण विचारधाराओं का बन गया और उसमें राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार करते चले गए, आपस में लड़ने के लिए वो तैयार थे। और साथ ही यूरोपीय शक्तियों ने भी जो है अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का क्या किया, इस्तेमाल किया। मतलब जो चौथी 19वीं शताब्दी का जो राष्ट्रवाद था वो अब जो है उसका रूप बिगड़ने लग गया। जो संघर्ष जो क्रांतिकारियों ने अपने देशों ने जैसे संघर्ष किया, जैसे राष्ट्र बनाने के लिए जो भी संघर्ष किया, तो समय आते आते जो है 19वीं शताब्दी की चौथाई में जो है ये स्थितियाँ बिल्कुल क्या होगी, प्रतिकूल हो गई थी। तो ये स्थिति बिगड़ी आपकी कब, 1871 में, यानी कि यूरोप में एक गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत जो था वो था बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन जो क्षेत्र था उसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक और जाति भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव से पुकारा जाता था क्योंकि इनकी विभिन्नताएं थी इनमें, मतलब अलग अलग जाति और समूह के लोग थे, तो इनको किस नाम से पुकारा जाता था, स्लाव। तो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी क्योंकि जो यूनानी जो संग्राम था, जो यूनानी संस्कृति के नाम पर राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने से जो वहाँ पर मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य था उसको जो है उसके विरुद्ध में वहाँ पर संघर्ष हुआ था। तो ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया था क्योंकि 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद बना था, तो उन्होंने कहा भाई जो न्यायिक व्यवस्था है कुछ हमें शक्ति से कुछ उदारवादियों के साथ हमें काम लेके चलना चाहिए ताकि हम अपना प्रभाव जमा सकें। पर लेकिन जो है ये ऑटोमन साम्राज्य को जो है इसमें सफलता नहीं मिली और एक के बाद एक जो है अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गई। मतलब यूरोपीय राष्ट्रीयता जो उसकी मतलब जो देश थे वो एक से एक बाहर निकलने लग गए। सभी में यूरोपीय सभी जो थे क्या नाम कहते हैं, बाल्कन जो क्षेत्र था, तो उसमें जो है इसमें यूरोपीय जो राष्ट्रीयता थी वो बाहर हो गई और बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी क्या थे, स्वतंत्र थे। मतलब ये सभी मतलब ये 19वीं शताब्दी में जो है हम देख रहे हैं कि अब लगातार जो है सब कोई राष्ट्र जो है अलग क्या नाम कहते हैं उसकी देश अलग देश को बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं। मतलब यूरोप में जो है इस प्रकार का राष्ट्रवाद जो है एक अलग राष्ट्र जो पहले राष्ट्र के नाम पर थे वो सब जो है अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है उभरने लगे थे। और जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की ये स्थिति को तय करने का प्रयास किया, तो बाल्कन क्षेत्र में जो है गहरा टकराव बढ़ गया और क्योंकि बाल्कन के राज्य एक दूसरे से काफ़ी घृणा करते थे, इतने मैंने अभी आपको वो देश बताए थे, क्योंकि आपस में अलग अलग सामाजिक और जाति बनावट थी। तो इस तरह से जो है एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की कोशिश कर रहा था। हर कोई राज्य में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, अपने अधिक से अधिक राज्य हो वो उसकी मांग कर रहे थे। तो इस बीच जो है काफ़ी जो है प्रतिस्पर्धा होने लगी और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए भी प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि यूरोपीय जो देश थे उन्होंने जो है उनका व्यापार और उपनिवेश और सैन्य ताकत काफ़ी उनके पास मजबूत थी, तो उनसे भी उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी तो इससे यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ गई। तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस प्रकार से जो है ये जो बड़े राष्ट्र थे, जो रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो हंगरी है, तो ये सभी जो है बाल्कन पर अपना अधिकार, अपना जो है मतलब साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति जो थी उसको बढ़ाना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये इस इलाके में जो है अंततः जो है काफ़ी युद्ध भी हुए और जिसका परिणाम स्वरूप जो है टकराव इतना बढ़ गया कि हमने प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 1914 में हुआ तो उसमें जो है त्रिगुट और त्रिदेशी, तो एक में आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की और दूसरे में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी। तो इन सब के बीच जो है कुछ ऐसी स्थितियाँ बिगड़ गई। इतने युद्ध के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध की जो होगी शुरुआत हो गई थी,
तो 1914 में विश्व युद्ध हुआ और ये 1918 तक चला था। और जब 1918 में जब क्या नाम कहते हैं अमेरिका ने जब इस युद्ध में प्रवेश किया लास्ट मोमेंट पर, तब ये युद्ध समाप्त हुआ। तो पहला विश्व युद्ध आपको मालूम है काफ़ी विस्फोटक था, काफ़ी लाखों लोग उसमें मारे गए थे। हम आगे इसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे अगले चैप्टर में। और जो है जिसमें मतलब रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, टैंक, तोप और इस प्रकार की चीज़ें थी। तो इस प्रकार से जो है साम्राज्यवाद मतलब जो यूरोपीय देशों की जो साम्राज्यवादी थी, तो 1914 को जो ये विश्व युद्ध हुआ, इस विश्व युद्ध को एक महाविपदा की ओर ले गई। मतलब ये महाविपदा की ओर कैसे ले गई? अपनी सोच की वजह से, अपनी औपनिवेशिक सोच की वजह से, अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की वजह से। साम्राज्यवाद का मतलब अपने राज्य से बाहर के क्षेत्र पर क्या करना, अधिकार करना। तो इस तरह से जो है विश्व के अनेक देशों ने 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया, औपनिवेशीकरण किया। तो 19वीं सदी में बहुत से यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए, जगह जगह अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। और इससे क्या हुआ कि साम्राज्य प्रभुत्व का विरोध होने लगा, समझ गए। और इससे क्या हुआ कि सब जगह जो है ये जो है जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र की जो है के लिए संघर्ष करने लगे। जहाँ जहाँ भी जो देश गुलाम थे, जैसे हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, भारत जो था अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक देश था, तो हमारे देश में भी जो है 19वीं शताब्दी से ही जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो गया। दुनिया के जो भी देश थी, जो भी देश आपके क्या नाम कहते हैं वो थे, मतलब गुलाम थे या औपनिवेशिक या यूरोपीय देशों का जहाँ पर शासन था, चाहे हम क्या नाम कहते हैं वियतनाम की बात करें, आगे इंडो चाइना में राष्ट्रवाद है, वैसे वो चैप्टर तो समाप्त हो गया। पर यह था कि मतलब वहाँ पर जो है इन यूरोपीय देशों ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो उन राष्ट्रों में जो है स्वतंत्रता की मांग जो है जोर शोर से उठनी लग गई। और इस तरह से जो है राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। और क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद की पहचान बनाने का प्रयास किया और समाजों को जो है अपने विचार से समाजों को जो है राष्ट्र राज्यों में गठित करना चाहा। और जिसके कारण जो है सभी देश में जो है स्वतंत्रता के लिए क्या होने लग गया, संघर्ष होने लग गया। तो इस प्रकार से जो है ये पहला चैप्टर आपका, ये दो टॉपिक लास्ट के दो टॉपिक थे, एक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद और एक राष्ट्रीय दृश्य की कल्पना, ये दो टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसके साथ ही जो है मेरा इतिहास का ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब इसके सारे प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे, कुछ नोट्स मैंने आपको लिखाए हैं, भेजे हैं, वो आपने कॉपी में लिखे होंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। और आपके कोई भी अगर मतलब प्रश्न हैं, आपके जो भी कोई प्रश्न होंगे, कोई भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, पर अनावश्यक मैसेज नहीं। आपसे पढ़ाई से संबंधित कहीं पर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे जो है सोशल ग्रुप साइंस का जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें आप मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं। और इस तरह से जो है ये हमारा जो है ये पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। और फिर आप कल तक जो है आप लिखित कार्य कीजिए, सारे प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। और मैं इसमें क्योंकि वीडियो लंबी नहीं जाती है तो हमको ज़रा जल्दी बोलना पड़ता है, ताकि क्योंकि बड़ी वीडियो को फिर कंप्रेस करना पड़ता है, तो इसलिए जो है तेज़ी से बोलना पड़ता है और जल्दी से जल्दी चैप्टर को समेटना पड़ता है। तो जिस तरह से एक मैनुअली क्लास टीचिंग होती है वो इसके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उतना नहीं होता है। फिर भी आपके समझ में आया होगा उतना, मतलब मैं इसको फिर आपको दोबारा बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप जो बच्चे नहीं जुड़े उनको भी आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और इसके सारे प्रश्नोत्तर अधिक लघुत्तरीय प्रश्न और जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे वो सारे आपके फेयर कॉपी में होने चाहिए। और अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे नए प्रवेश भी शुरू हो गए हैं, तो आप लोग जो है 6 से लेकर 9 तक अपने भाई बहन चचा ताऊ के जो भी हैं उनको जो है वो मेरे से संपर्क करें, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए। जिसका जो भाई बहन है हम ऑनलाइन जो है उनका पंजीकरण करेंगे और बाद में वो टीसी लेके एडमिशन बाद में होगा, क्योंकि हमें छात्र संख्या भी बढ़ानी है। और छात्र संख्या बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है। आपका, हमारा स्टाफ जो भी है, आपके भाई बहन विद्यालय के बारे में आप बताइएगा। और जो नए बच्चे हैं उनको चाहे 6, 7, 8, 9 जो भी है, जिस क्लास में भी हैं, जो बाहर जाने की कोशिश करें उनको रोकिए और अपने स्कूल के लिए, अपने विद्यालय के लिए आप प्रेरित कीजिए, क्योंकि आने वाला समय अच्छा भी हो सकता है और अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारा कुछ अभी नए टीचर भी आएंगे, अभी 1-2 टीचर हम और नए रख रहा हूँ मैं। तो हम पढ़ाई में आपका कोई भी अवधान नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जो है अधिक से अधिक क्या नाम कहते हैं अपने बच्चों का नामांकन प्रवेश जो है हमारे स्कूल में कराएं, ताकि स्ट्रेंथ छात्र संख्या बढ़ेगी
तो उसमें हमको टीचर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो नए टीचर तो इस साल 100% 3 टीचर नए आएंगे ही आएंगे। और तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर भी पूरा होता है। और अपना जो है ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसे ही स्कूल खुलेगा कोई भी आदेश होंगे तो मैं आपको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा जो है आपको क्या नाम कहते हैं मैसेज कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।